नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा वीडियो नवंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। ज़रूर से देखिएगा क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए इसमें मिलने वाले हैं। तो पहले हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। ये एक लेख है, लव जिहाद का संकट, मेरे द्वारा लिखा गया है। हालांकि ये स्वतंत्र भारत अखबार में प्रकाशित हुआ है और 22 नवंबर यानी कल जो है रविवार के दिन इसको प्रकाशित किया गया है। अभी अन्य अखबारों में भी ये आएगा, तब मैं इसका और डिटेल वर्जन जो है आपको शेयर कर दूंगी। आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा। अगर आपको ये आर्टिकल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस में जाकर के इसको देख सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस करके ही, वहाँ पर जाकर के भी आप जो है इस लेख को जो है देख सकते हैं। देखिए, इस लेख को बताने का जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है। ये मुद्दा भी चर्चा में है क्योंकि कर्नाटक सरकार जो है और हरियाणा सरकार है और आपकी यूपी की सरकार, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, लव जिहाद के ऊपर जो है कानून बनाने जा रही है। यानी कि अंतर धार्मिक विवाहों को लेकर के जो है अभी मुद्दा गर्म है। तो ऐसे मामले को आप आरएएस और आईएएस की मुख्य परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा जो है आपके इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से इस आर्टिकल को देखिएगा और अपने परिप्रेक्ष्य को जो है और भी आपको, मुझे लगता है कि आपके जो व्यूज़ हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उसमें थोड़ा वज़न आएगा इससे। तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा। अब हम चलते हैं हमारी मैगज़ीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, पहला जो आर्टिकल आया है फर्स्ट पेज का, उसमें लिखा है भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। तो देखिए, ये इस प्रकार की तीसरी वार्ता है। 2018 के अंदर नई दिल्ली के अंदर पहली वार्ता संपन्न हुई थी। उसके बाद में दूसरी वार्ता जो है अमेरिका के अंदर खुद के अंदर हुई, और उसके बाद में तीसरी वार्ता जो है आपके नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस के अंदर संपन्न हुई है। इसको 2+2 इसीलिए कहते हैं कि पहले तो इसमें जो है मंत्री स्तरीय जो लोग होते हैं, मंत्री स्तर में भी कौन सा स्तर, एक तो रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, ये पार्टिसिपेट करते हैं। यानी दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और उसके बाद में जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे समझौते हुए हैं, और उसमें जो हमारे मिलिट्री के समझौते हैं, यानी कि जो आर्म्ड सर्विसेज के समझौते हैं, वो बहुत सारे हैं। आपने नाम भी सुने होंगे, हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे कि एक है लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एक हमने पढ़ा था जी सोमिया, और एक हमने पढ़ा था कोमकासा। इसी का एक वर्जन है सिस्मोआ। कोमकासा का वर्जन था सिस्मोआ, या मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोमकासा। इसी का ही भारतीय वर्जन जो उन लोगों ने निकाला है वो है सिस्मोआ। ठीक है, ये सारे एग्रीमेंट जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। जैसे लिमोआ जो है ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है, यानी कि कोई भी भारतीय और अमेरिका की जो सेनाएं हैं उनमें लॉजिस्टिक से रिलेटेड, लॉजिस्टिक का अर्थ क्या होता है, मिलिट्री के जो भी सामान होते हैं उनका आदान प्रदान करना, उससे संबंधित होते हैं लॉजिस्टिक। तो उससे संबंधित ये एग्रीमेंट था कि भाई हम उसमें सहयोग करने के लिए एग्रीमेंट आपसे हस्ताक्षरित करते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो जी सोमिया है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जो है जो भी जियोलॉजिकल जो डेटा है उसको एक्सचेंज करने के लिए, आप जानते हैं यूएसए की टेक्नोलॉजी जो है बहुत हाई लेवल की है, तो वो हमको जो है सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार का एग्रीमेंट जो है उन्होंने साइन किया है। अब देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने 5 एग्रीमेंटों की बात की है। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है वो है आपका BECA। BECA इसको हिंदी में कहते हैं बुनियादी आदान प्रदान सहयोग समझौता, कॉपरेशन एग्रीमेंट। इंग्लिश में कहेंगे बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसके तहत ये लोग क्या करेंगे कि आपके जितने भी जियो स्पेशल डेटा है, जियो स्पेशल डेटा का मतलब क्या होता है कि अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं वो जो डेटा इकट्ठा करती हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यहाँ पर दुश्मन खड़ा है, या यहाँ पर जो है आगे जो है लैंड माइंस बिछी हुई है, या जो भी डेटा होता है, इसी को जियो स्पेशल डेटा होता है, जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ऐसे डेटा को जो है ये भारत के साथ में साझा करेगा। तो इसके लिए जो इन्होंने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये क्या, हाँ, 2+2 की पहली वार्ता जो है नई दिल्ली में, दूसरी वार्ता वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं, वाशिंगटन डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ठीक है, तो ये मैरीलैंड, अब देखिए मैं आपको इसको भी यहीं क्लियर कर देती हूँ कि हमारे अदर एग्जाम्स में ये काम आता है। मान लीजिए ये अमेरिका है, तो अमेरिका में वाशिंगटन नाम का जिला तो यहाँ है, सॉरी राज्य तो यहाँ है वाशिंगटन राज्य तो यहाँ है, लेकिन ये वाशिंगटन डीसी यहाँ पर एक छोटी सी सिटी है। ठीक है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। तो ये जो है यूएसए की कैपिटल है।
तो अगर आपसे नक्शे में कोई पूछ ले कि वॉशिंगटन डीसी कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी जो है पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि आप शुरू वाले जो पॉइंट्स हैं वो नहीं बताती हैं, तो ठीक है, मैं आज यहाँ यहीं से जो है इसको शुरू करती हूँ। तो देखिए, ये हमारा जो मासिक घटनाओं का सार संग्रह है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊँगी, सारे नहीं पढ़ेंगे हम। देखिए, विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद इसलिए करना है क्योंकि भारत जो है ना 2014 के अंदर ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को कब जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो 2014 में जो है WHO ने इसको जो है पोलियो मुक्त घोषित किया था। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो है हमारी किसान सूर्योदय योजना। ये क्या चीज़ है, तो देखिए, सिंचाई के लिए दिन में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है गुजरात की राज्य सरकार ने, ठीक है, 24 अक्टूबर 2020 को जो है यहाँ से जो है किसान सूर्योदय योजना जो है उसको शुरू किया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है और किसके द्वारा शुरू की गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो गुजरात याद रखिएगा और किसान सूर्योदय योजना याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है, दिन में भी विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों को, ठीक है, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है रामसर कन्वेंशन से संबंधित है, ये वाला पोर्शन देखिएगा। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में स्थित आसन संरक्षण रिजर्व, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। RS और IAS के विद्यार्थी तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और अदर एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले ये आसन संरक्षण रिजर्व जो है ये आपके उत्तराखंड के देहरादून के अंदर है। ठीक है, इसको याद करना है, उत्तराखंड के देहरादून में है आसन संरक्षण रिजर्व। उसके बाद में आप देखिए कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन, रामसर एक जगह का नाम है और ये जो है ईरान के अंदर है। यहाँ पर 1972 के अंदर जो है एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन आप समझते ही हैं, बैठक हुई थी जिसके अंदर जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, लेकिन वहाँ पर जो है एक अच्छा खासा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, यानी इकोसिस्टम जो होता है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, तो उसको बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, और उन्हीं को संरक्षित करने के लिए ये आर्द्र भूमियाँ, यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वेटलैंड्स जो है, उनको घोषित किया जाता है। ऐसी राजस्थान में भी कई सारी हैं, जिसमें आप सांभर लेक का नाम जानते होंगे। तो ये हमारे यहाँ पर रामसर साइट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो है आपके लिए कपिला कलाम कार्यक्रम। ये कपिला कलाम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो देखिए, कपिला कलाम कार्यक्रम जो है लोगों को आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता के हेतु बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए शिक्षा मंत्रालय, यानी कि जिसको पहले HRD मिनिस्ट्री कहते थे, आज इसको यानी मानव संसाधन मंत्रालय कहते थे, अब उसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है इस कार्यक्रम को चलाया गया, जिसका नाम है कपिला कलाम कार्यक्रम। इसका नाम जो है APJ अब्दुल कलाम के ऊपर रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए कि जितने भी हमारे आविष्कार होते हैं उन आविष्कारों का पेटेंट कराना आवश्यक होता है। पेटेंट समझते हैं आप लोग, ताकि उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा जो है, यानी कि उसने जो आविष्कार किया है उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसके प्रति पायरेसी ना हो। तो इसके लिए जो है ये कार्यक्रम जो है चलाया गया है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आप देखिए, ये स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है, स्लाइनेक्स 2020, ये किन दो देशों के बीच में संपन्न हुई है, तो देखिए ये दो नौसेना है, यानी कि नेवी है। कौन से देशों की, एक तो भारत है ही, उसके साथ में हमारा श्रीलंका है, उसके साथ में हमने ये अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, तो श्रीलंका के त्रिकोणमेली में इसको जो है आयोजित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आप देखिए, वह सिख योद्धा जिनकी 350वीं जयंती जो है अभी मनाई गई, तो ये याद रखिएगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर। और नेक्स्ट है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, अभी जो पराली जो जलाई जाती है, आप जानते हैं पराली जलाने से, यानी पंजाब हरियाणा के किसान जो पराली जलाते हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है दिल्ली जैसी जगहों पर। ठीक है, तो उस पराली से निपटने के लिए कि भाई उसकी रोकथाम के लिए हमको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो उसके लिए एक समिति का जो है गठन किया गया है, और उसमें एक ही सदस्य हैं, और उसके अध्यक्ष कौन है, मदन बी लोकुर। ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में जो है ये कमेटी बनाई गई है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। देश के 6 राज्यों में शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए स्ट्रेंथनिंग
टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टार्स। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए $500 मिलियन की वित्तीय सहायता किस वैश्विक संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी? इस स्टार्स प्रोग्राम के लिए कौन हमको सहयोग दे रहा है? तो वो है वर्ल्ड बैंक। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संगठन के, मतलब किस वैश्विक संगठन के 75वें स्थापना दिवस पे ₹75 के मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? तो वो है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। अब आप मुझे बताएंगे कि FAO जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, ये कमेंट में आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने भारतीय तट रक्षक बल के साथ, यानी नौसेना और जो तट रक्षक बल है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनके बीच में भी ये जो है एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सुरक्षा कवच। तो हो सकता है पूछ ले कि सुरक्षा कवच निम्न में से किन के साथ जो है संपन्न हुआ है, किसी देश का नाम दे दे, तो वहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल के बीच में ही ये अभ्यास जो है वो हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 8 अक्टूबर 2020 को युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है वो की गई है, ठीक है, तो ये है उत्तराखंड। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्यों के ऊपर। जितना हो सकेगा आज करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। उसके अंदर पहली जो न्यूज़ है वो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसको कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये इंडेक्स इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसी पर ही 2016 के अंदर IAS प्रीलिम्स में सवाल आया था, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आप जो है अब इस सवाल को खुद देख लीजिएगा। UPSC की साइट पे जाइएगा, 2016 का पेपर डाउनलोड कीजिएगा और उसमें देखिएगा करंट अफेयर्स में से इसमें सवाल पूछा गया था। सवाल कहाँ से आया था वो भी मैं अभी आगे बताऊँगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये कौन से साल का है? तो ये साल 2020 का है, यानी कि हर साल आता है। और इसमें बताते हैं कि नरिशमेंट की, यानी कि पोषण की स्थिति हर देश में कैसी है। तो इसके अंदर 107 देशों का आंकलन किया जाता है, और भारत की तो स्थिति जो है बहुत ही बेकार है। 94th हमारा स्थान है, यानी कि सिर्फ 12 देश ही ऐसे हैं जो हमसे पीछे हैं, और उनमें भी कौन से देश हैं जिनका नाम भी आपको नहीं पता होगा, जैसे नाइजीरिया है, चाड है, रवांडा है, इस तरह के देश हमसे पीछे हैं। हमारे पड़ोसी देश भी हमसे आगे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए स्कोर होता है, जिसका 0 स्कोर होता है यानी कि वो अच्छा है, और 100 तक स्कोर जाता है तो वो यानी कि बहुत ही खराब स्थिति के अंदर है। इसको जारी कौन करता है ये याद रखना है। तो देखिए 2 गैर सरकारी संगठन है, नाम याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वेल्ट हंगर लाइफ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक है वेल्ट हंगर लाइफ, ठीक है। तो ये दोनों संयुक्त रूप से जो इसको जारी करते हैं। अब आगे देखिए, जो 2016 में जो प्रश्न आया था वो इन पे आया था कि इनमें निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों को जो है नापा जाता है। तो संकेतक देख लीजिएगा। इसके संकेतक है अंडर नरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण, बाल दुबलापन यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी। इनको जो है इसमें नापा जाता है। 0 स्कोर सबसे अच्छा है, 100 स्कोर सबसे खराब है। और इसमें भी देखिए फर्दर इन्होंने डिवाइड किया है, जैसे कि अगर इस स्कोर में आप आ रहे हो तो भयावह स्थिति है, इसमें आ रहे हो तो गंभीर है। इनको रटने की कोई आवश्यकता जो है विशेष रूप से है नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ वाली बातें मैंने आपको बता ही दी है। तो हमारे भारत की स्थिति आपको पता है, 94वां हमारा इसमें स्थान है। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत का UNRWA में $1 मिलियन का योगदान। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत का UNRWA में $1 मिलियन का योगदान। तो देखिए UNRWA जो है इसका फुल फॉर्म जो है ये आपका फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए जो है ये इसको बनाया गया है। यह है संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र निर्माण और राहत और निर्माण एजेंसी। इसमें क्या है कि भारत ने योगदान दिया है। इसके अलावा जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो देश हैं वो भी इसके अंदर क्या करेंगे, योगदान देंगे। योगदान देने का तात्पर्य यह है कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए जो है ये एक तरीके से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। फिलिस्तीन को आप जानते हैं कि भारत जो है एक अलग से राष्ट्र का दर्जा जो है वो देता है, लेकिन अभी जो यूनाइटेड नेशन है या संयुक्त राष्ट्र है वो फिलिस्तीन को जो है अलग से राष्ट्र नहीं मानता है,
इसराइल का हिस्सा मानता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी लगातार 13वें वर्ष भारत के सबसे जो है धनी व्यक्ति बने हैं। ये फोर्ब्स का आंकलन है। ये एक फोर्ब्स जो है एक वाणिज्यिक पत्रिका है जो कि अमेरिका के से आती है। इसके अंदर जो भारत के मुकेश अंबानी है, रिलायंस ग्रुप के जो मालिक हैं, उनको 13वें वर्ष लगातार जो है वो सबसे धनी व्यक्ति का खिताब मिला है। इसके अलावा जो सेकंड धनी व्यक्ति हैं वो है गौतम अडानी, शिव नडार, ऐसे लोग जो हैं ये जो हैं सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में नाम किसका है, तो हम देखते हैं महिलाओं के अंदर जो है जिंदल समूह की जो महिला हैं सावित्री जिंदल, ठीक है, 6.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ उनको शीर्ष स्थान मिला है। उसके अलावा जो है देखिए शीर्ष जो होते हैं उन्हीं का नाम याद रखा जाता है और जो भारत से संबंधित है उनका नाम याद रखिएगा, उसके अलावा ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे युवा धनी व्यक्ति यानी कि युवाओं के अंदर कौन है, 39 वर्षीय है बाइजू रविंद्रन, ठीक है, और वह तथा दिव्य गोकुलनाथ, ठीक है। और सबसे वृद्ध धनी ये हमारे लिए काम का नहीं है, देवेंद्र जैन को नहीं मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये वाला अब्राहम अकॉर्ड से संबंधित है। ये मैंने पिछली वाली जो हमारी क्रोनोलॉजी थी उसमें समझा दिया था कि अब्राहम अकॉर्ड जो है अभी संयुक्त अरब अमीरात और जो है इजराइल के बीच में एक शांति समझौता है जिसको यूएसए की मदद से जो है उसको साइन किया गया है। इसको रिपीट करके मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगी, इसको खुद से रीड कर लीजिएगा, वरना हमारा पुराना जो वीडियो है सितंबर क्रोनोलॉजी का उसको देखिएगा, हमने पूरे नक्शे के साथ में समझा था उसमें, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे लिए पाकिस्तान यूएनएचआरसी के लिए निर्वाचित। तो देखिए पाकिस्तान यूएनएचआरसी के लिए निर्वाचित हुआ है। ये जो यूएनएचआरसी इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी 4 सीटें थी अभी जो कि हमारे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए थी, ठीक है, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 4 सीटें थी जिसमें पाकिस्तान को जो है निर्वाचन अभी मिला है। पाकिस्तान के अलावा उज़्बेकिस्तान, नेपाल तथा चाइना को भी जो है अभी इसमें स्थान मिला है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है इसमें 5वीं बार चुना गया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा ध्यान में ही रखना है। इस संस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यूएनएचआरसी की स्थापना जो है 2006 में 15 मार्च को की गई थी और इससे जिसने पूर्व में स्थापित यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को प्रतिस्थापित किया, यानी इसकी जगह इसको बनाया गया है। इसका पहला सेशन 2020 को ही आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट है रूस द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रूस ने अब तक की सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिनकॉन, ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है उसमें ये टी साइलेंट है, का सफल परीक्षण जो है बेरेंट्स सागर देखना आप नक्शे में कि कहाँ पर है। रशिया जब आप देखेंगे तो रशिया और अलास्का के बीच में जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको बेरेंट्स सी नज़र आएगी, तो वहाँ आप देखिएगा, तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा, वो काम का है। तो वहाँ पर जो है इसने इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब इसको हाइपरसोनिक क्यों कहा जाता है, मैंने एक बार मिसाइलों का वर्गीकरण में आपको सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इनकी जो मैक में जो स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग इनको जो है कैटेगराइज किया जाता है। तो आप बताएंगे कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल होगी उसकी जो है स्पीड जो होती है वो कितने मैक होती है। वैसे इसमें दे रखा है कि 8 मैक से अधिक जब स्पीड होती है यानी गति होती है तो उसको जो है हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह ने फ्रांस से स्वतंत्रता को खारिज किया। अब देखिए आप जानते हैं कि कई जो राष्ट्र हैं एक जैसे क्या कहते हैं एक दूसरे से अलग होने के लिए जो है कई सारे रेफरेंडम वहाँ पर होते रहते हैं, जनमत संग्रह होते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि यूरोप से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह होता है जिसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। स्पेन से अलग होने के लिए कैटालोनिया ने जनमत संग्रह हुआ था। उसी तरीके से फ्रांस से अलग होने के लिए न्यू कैलेडोनिया में जो है जनमत संग्रह हुआ है, ठीक है, क्योंकि छोटे देश है वहाँ पे जनमत संग्रह हो सकता है। भारत जैसे देश में जनमत संग्रह कराएंगे तो आधे देशों को तो पता ही नहीं है कि जनमत संग्रह होती क्या चीज़ है। पहले तो समझाओ जनमत संग्रह क्या है, उसके बाद में फिर कराने में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसीलिए जो है ये छोटे छोटे जो देश हैं जो कि बहुत विकसित देश हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा आबादी जो है पढ़ी लिखी है, वो ऐसे देश जो हैं जनमत संग्रह करा सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दिल्ली में मांग हुई थी कि जनमत संग्रह होना चाहिए, तो जनमत संग्रह वहीं हो सकता है जहाँ की आबादी कम हो और वहाँ के लोग जो हैं उनका लिटरेसी लेवल, ठीक है, वो ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये कैलेडोनिया के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूजीलैंड के आम चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को शानदार सफलता। ये हमको काम का है क्योंकि इसमें भारत की एक जो महिला हैं उनको भी स्थान मिला है, ठीक है। न्यूजीलैंड के आम चुनाव हुए हैं तो जंग जिताने वाली कोरोना वायरस के विरुद्ध देश को जंग जिताने वाली जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डन,
ने भारी बहुमत के साथ जो है इसको चुनाव को जीता है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। और इसमें दे नहीं रखा है, देखिए ये इसमें नहीं दे रखा है, ये शायद बाद में आएगा, जिसमें भारत की एक महिला है जिनको भी इसमें मंत्री पद दिया गया है और वो काफ़ी चर्चा में भी रही थी। उसकी न्यूज़ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, आप देखिएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा बरकरार। ब्लैक लिस्ट जो है इसको किया नहीं जा सकता। देखिए ब्लैक लिस्ट ना करने का भी कारण है, किसी देश को जो है ब्लैक लिस्ट करने का अर्थ ये होता है कि आपने उस पर ठप्पा ही लगा दिया है, अब तो उसको और भी कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती, तो वो और ज़्यादा फिर आतंक के चंगुल में फंसता जाएगा। जैसे कि मान लो कोई ड्रग्स लेता है, अगर आप उसका रिहेबिलिटेशन करोगे ही नहीं, उसको धुतकारोगे, तो वो उसी जाल में फंसा रहेगा और अंत में जो है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार देशों के साथ में भी होता है। तो जो है हम इसको अभी भी जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, कहाँ इनका मुख्यालय है, कब इसकी स्थापना हुई है। तो जब आप पुरानी मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसको 2018 के अंदर जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। ये अंतर सरकारी संगठन है, 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और 39 देश जो है इसके सदस्य हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भारत और ईरान। भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच कार्गो के परिवहन पर 40% की छूट 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई। ये हमारे लिए काम का नहीं है, काम का ये है चाबहार बंदरगाह कहाँ है, तो ये ईरान के अंदर है। भारत ने इसको क्यों बनाया है, ताकि पाकिस्तान को ये बाईपास कर सके। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वहाँ से क्योंकि ये व्यापार करने नहीं देता है, इसीलिए हमने जो है ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह बनाया है, जिससे कि हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमारे जितने भी कार्गो शिप्स वगैरह हैं उसको सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट भारत मालदीव ने $400 मिलियन के समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा क्योंकि मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी GMCP के क्रियान्वयन के लिए जो है इतने $1 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट पर जो है समझौता किया है। ठीक है, तो इतना ही इसमें काम का है। अब देखिए यह इस द्वीपीय राष्ट्र की एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। आप जानते हैं मालदीव एक छोटा सा देश है। भारत का नक्शा देखिएगा, नक्शे के अंदर नीचे आइएगा, श्रीलंका से भी नीचे आएंगे तब आपको मालदीव नज़र आएगा। हिंद महासागर के अंदर मालदीव एक सबसे छोटा देश है और इसके अंदर कनेक्टिविटी की समस्या है, यानी कि उसमें कई सारे द्वीप हैं, तो उनमें कनेक्शन करने के लिए, यानी कि एक जगह उन द्वीपों को कनेक्ट करने के लिए ये एक कनेक्टिविटी योजना है, जिसके लिए भारत जो है सहायता कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा था मिशन सागर के तहत भी हमने कोविड महामारी में उनको दवाइयाँ जो है उसकी आपूर्ति की थी। नेक्स्ट है, भारत ने म्यांमार को पनडुब्बी देने का जो है निर्णय किया है। हालांकि खबर छोटी है लेकिन फिर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। INS सिंधुवीर जो है देने का जो है घोषणा की गई है। इससे पहले जो है मिशन सागर जो आप जानते हैं, यानी कि विजन सागर नाम की एक योजना है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये एक भारत की एक योजना है जिसके तहत ही अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है और अपने से ही जो है उनको सहयोग देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है ये पनडुब्बी जो है वो दी है। ये किलो क्लास सबमरीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और ओमान की जो है JCM यानी कि जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है उसका 9वां सत्र जो है ये अभी हुआ है। ओमान कहाँ पर है ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि शहरी अंतरिक्ष की खोज और इसके उपयोग में सहयोग पर भारत और नाइजीरिया के मध्य जो है MOU साइन हुआ है। नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है और ये क्यों किया है, तो देखिए इसरो और वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी, उन दोनों के बीच हुआ है। क्या क्या काम करेंगे, देखिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट संचार और सैटेलाइट आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रहों की खोज करेंगे, फलाने बातें करेंगे, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ देखिए शॉर्ट न्यूज़ में एक न्यूज़ है, सिंगापुर राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन शुरू करने वाला पहला देश है। आप जानते हैं फेशियल डिटर्मिनेशन जो होता है ना, इससे क्या होता है गवर्नेंस के अंदर यानी शासन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर ऐसी चीज़ें किसी देश में लागू होती हैं इसका मतलब वहाँ पर करप्शन का लेवल कम हो जाता है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर अभी जो है इसको फेसलेस वेरिफिकेशन को लागू किया गया है। ठीक है, ताकि जो है परेशान जो है व्यक्ति कम से कम हो सके। जैसे मान लो अभी मैं गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या मान लो मेरे यहाँ पर कोई रेड पड़ती है, तो हालांकि मैं सही हूँ लेकिन वो मेरे खिलाफ जो है एक FIR बना रहे हैं और मैं जो है अब उसका कुछ कर नहीं सकती, FIR तो बन गया।
भाई सही होने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर बन जाता है तो उसका जवाब देने के लिए सिर्फ आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो कोर्ट में करो। पुलिस वाले तो कह देंगे आप कोर्ट जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए कि भाई किसी निर्दोष को बेवजह जो है परेशानी ना होनी पड़े, इसीलिए जो है फेशियल वेरिफिकेशन जैसी चीज़ें जो है होने लगी है। तो सिंगापुर ऐसा पहला देश है जहाँ पर जो है ये जो है इसको लागू किया गया है, ठीक है। इसका नाम दिया गया है, इस फंक्शन को सिंगल पास फेस वेरिफिकेशन का भी नाम दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा। तो ये आज की खबरें थी। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इनको आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने अभी जो पढ़ा है उन्हीं में से हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। सो फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय परिदृश्य है इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य के अलावा भी जो आर्थिक परिदृश्य और जो हमारा प्रादेशिक परिदृश्य है उसको हम कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा रहे और तैयारी करते रहिए, और थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।